आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ लखनऊ से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी। बजट घोषणाओं को गांव-गांव पहुंचाएगी बीजेपी। मंत्री, सांसद, विधायक और सभी पदाधिकारी जनता के बीच जाएंगे। पूरे प्रदेश में बीजेपी 12 फरवरी तक अभियान चलाएगी। तो 2024 की बड़ी तैयारी है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी और इसी के लिए बजट घोषणाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी है। इसके लिए मंत्री, सांसद, विधायक और सभी जो पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच जाएंगे। बजट की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो जन जन तक पहुंचाए जाएंगे। तो वहीं बीजेपी 12 फरवरी तक इस अभियान को चलाएगी। तो बड़े स्तर पर ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। 2024 से पहले जन जन तक पहुंचने की जो बड़ा अभियान है बीजेपी का, उसमें सहयोग करेंगे मंत्री, विधायक और पदाधिकारी भी। 12 फरवरी तक ये अभियान चलेगा और इस अभियान के तहत जन जन तक पहुंचेंगे मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी और बजट की खूबियों को बताएंगे। गांव-गांव तक पहुंचाएंगे कि क्या लाभ उनके लिए निर्धारित किए गए हैं, किस तरीके से उनको राहत मिल सकती है, उसको कैसे उपयोग में लाना है। इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी देंगे और इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को और जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों को। जहां बजट घोषणाओं में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है। 12 फरवरी तक ये मुहिम चलेगी, ये अभियान चलेगा बड़े स्तर पर। लोकसभा चुनाव में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पूरे प्रदेश में बीजेपी का ये बड़ा अभियान 12 फरवरी तक चलने वाला है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बजट घोषणाओं को गांव-गांव पहुंचाएगी बीजेपी और इसके लिए मंत्री, सांसद, विधायक और सभी पदाधिकारी जनता के बीच जाएंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़े स्तर पर यह अभियान चलने वाला है। 12 फरवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे बजट में जो जन जन तक पहुंचाए जाएंगे? बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुकी है। चुनावी मूड तभी शुरू हुआ था जब केंद्रीय नेतृत्व की एक बड़ी बैठक हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बैठक हुई थी। उस दौरान ये जो केंद्रीय एजेंडा सेट हुआ था, केंद्र के नेतृत्व ने एजेंडा सेट किया था, उसको राज्यों तक पहुंचाया गया था और राज्यों के माध्यम से जिले स्तर पर, बूथ स्तर पर पहुंचाया गया था। निश्चित तौर पर अब बजट जो केंद्र सरकार ने पेश किया और इस बार का जो बजट कहा जा रहा है वो चुनावी बजट कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने कुछ ऐसे चीजें रही हैं बजट में सीधे तौर पर इनका संकेत है कि चुनावी फायदा हो भारतीय जनता पार्टी को। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी हो या फिर जहां बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनावी पूरा ये बजट रहा है। निश्चित तौर पर अगर बात करें, अभी हाल ही में इसी साल 3 राज्यों में, बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और साथ ही साथ राजस्थान है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो बजट रहा, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुआ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो व्यापारी हो, सभी को साधने की कोशिश की गई, क्योंकि ये जो है अंतिम आम बजट इस जो कार्यकाल चल रहा था मोदी सरकार का, उसका माना जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे वो किसानों को साधने की कोशिश की गई हो, चाहे वो महिलाओं को साधने की कोशिश की गई, हर तरीके से बजट को बेहतर ढंग से पेश किया गया। निश्चित तौर पर अब उसी बजट को जो है उसको जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा है, वो जन जन तक पहुंचाने के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर अभी भी लोग तमाम सुविधाओं से दूर हैं, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, या फिर सांसद हो, या फिर तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी गांव-गांव जाकर के एक तरीके से चुनावी प्रचार करेंगे। बजट का प्रचार तो करेंगे, चुनावी प्रचार करेंगे कि उनकी सरकार ने आम जनता के लिए क्या कुछ किया है, आम जनता के हित में कौन से बड़े फैसले लिए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अभी से चुनावी जो है समर में उतर चुकी है, चुनावी तैयारियां में शुरू कर चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी हो या भी कांग्रेस लगातार हमला भरा बजट को लेकर के, लगातार बजट को लेकर के कह रही, तमाम किसान जो हैं, किसानों को लेकर कुछ नहीं किया गया। हालांकि सरकार का कहना है किसानों को भी साधा गया है, किसानों के लिए कुछ बेहतर सोचा गया है निश्चित तौर पर। तो ऐसे में जो बजट है उसको अब भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री जनता तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, क्या ये सभी जिलों में होगा और इसके लिए क्या तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है?
बिल्कुल, अभी हाल ही में देखा गया था कि तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर राज्य मंत्री हो, उनको जिले की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने खुद 6 मंडलों की जिम्मेदारी ली थी। साथ ही साथ दोनों जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उनको भी 6 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये काम पहले शुरू हो चुका था। कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दिया था कि आने वाले समय में जो बजट होगा उसका चुनावी प्रचार होगा। निश्चित तौर पर जो मंत्री हैं, अपने जिलों, जो जिन जिलों का प्रभार मिला है वहां पर जाएंगे, बाकायदा वहां के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकें करेंगे। उनके माध्यम से जो बजट का, जो बेहतर बजट में चीजें हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएंगी। आम जो लोग, दूर दराज के गांव के लोग, उन तक बताया जाएगा कि सरकार ने उनके लिए पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने क्या क्या किया, पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने क्या कौन सी उपलब्धि हासिल की है। साथ ही साथ सबसे जो बड़ी बात है, जो गांव की ग्रामीण इलाकों में, अंचलों में सबसे ज्यादा काम कर रही है, वो मुफ्त अनाज योजना है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जब आप ग्रामीण परिवेश में जाइए, गांव में जाइए, लोगों से बात करें तो सीधे तौर पर कहते हैं पहले भी चीजें थी लेकिन हम तक नहीं पहुंचती थी। अब सीधे तौर पर मोदी सरकार हो या फिर योगी सरकार हो, हमारे तक हमारी चीजें पहुंचा रही है। निश्चित तौर पर वो बहुत ही काम कर रहा है। और 1 साल के लिए फिर से बजट आवंटित किया गया, 2 लाख करोड़ का बजट मुफ्त राशन योजना के लिए किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका प्रचार, चुनावी प्रचार जितना ज्यादा होगा, बजट प्रचार जितना ज्यादा होगा, उतना ही चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, किस तरीके से अब इसका फायदा मिलता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर, जहां यूपी की सीएचसी पर महिलाएं चलाएंगी प्रेरणा कैंटीन। जहां मरीजों को ताजा भोजन देने की मुहिम शुरू हुई है। प्रेरणा कैंटीन में मोटे अनाज के भोजन भी बनाने की योजना है। यूपी में सभी 873 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधा होगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कैंटीन का संचालन किया जाएगा, जिस दौरान मरीजों को ताजा भोजन उपलब्ध हो पाए, इसके लिए खास तौर से ये मुहिम चलाई जाएगी। प्रेरणा कैंटीन में मोटे अनाज को भी कहीं ना कहीं प्राथमिकता मिलेगी। लगातार मोटे अनाज को लेकर सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जागरूक कर रही है लोगों को, और ऐसे में इस कैंटीन के माध्यम से मोटे अनाज का भी उपयोग किया जाएगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कैंटीन का संचालन होगा। तो बड़ी ये मुहिम, जहां मरीजों को अब ताजा भोजन देने की कवायद शुरू होगी। प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से मोटे अनाज के भोजन भी बनाने की इसमें योजना है। इसी के साथ साथ यूपी में सभी 873 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कैंटीन का संचालन किया जाएगा। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जहां यूपी की सीएचसी पर महिलाएं प्रेरणा कैंटीन चलाएंगी और इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है ताकि मरीजों को सुविधा दी जा सके। सभी सामुदायिक केंद्रों पर यह उपलब्ध रहेगी सुविधा, जो कि बड़ी बात है। प्रेरणा कैंटीन में मोटे अनाज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 873 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कैंटीन का संचालन किया जाएगा। बड़े स्तर पर महिलाओं को रोजगार भी इसके माध्यम से उपलब्ध होगा। यूपी की सीएचसी पर महिलाएं ये प्रेरणा कैंटीन चलाएंगी। लखनऊ से अगली खबर, जहां सीएम योगी का प्रयागराज दौरा है। आज दोपहर करीब 3:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बार एसोसिएशन के करीब 150 वर्ष पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम है और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का ये दौरा है, जिस दौरान बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे प्रयागराज और इस दौरान इस बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसी के लिए उनका खास दौरा नियुक्त किया गया है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए पहले से ही तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। बताते चले कि दोपहर करीब 3:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी और इसी के बाद वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम होगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, कार्यक्रम में भी शिरकत करनी है, क्या तैयारियां?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से इलाहाबाद बार एसोसिएशन का 150 वर्षगांठ पूरी हो रही, इस वर्षगांठ में आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। लगभग शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का 2 घंटे का वक्त वो बार एसोसिएशन में गुजारेंगे। 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें पहले दिन का उद्घाटन सत्र योगी आदित्यनाथ के हाथों होना है। दूसरे दिन विधि मंत्री किरण रिजिजू भी उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल अगर बार एसोसिएशन के अधिकारियों की माने, जो वहाँ के वकील हैं और जो ऐसे लोग हैं, उन्होंने पूरी तरीके से तैयारियां चाक चौबंद कर ली है। आज जो वकील हैं, वकीलों को भी पहले से हिदायत देकर रखी गई है किस तरीके से आज उनको प्रवेश करना है। कार्यक्रम के पहले कुछ रंगारंग कार्यक्रम का भी प्रोग्राम रखा गया है, जिससे वहां पर ये शुरुआत की जा सके। लगभग 4 बजे के आसपास स्टेट प्लेन से मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, कौन कौन मौजूद रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, बड़े चेहरे? अगर बड़े चेहरों की बात करें तो बड़े चेहरे में अगर वेलफेयर इनके बार एसोसिएशन की बात करें तो बार एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। जो उनके अध्यक्ष हैं, जो उनके सेक्रेटरी हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। कई न्यायाधीश हैं जो वहां पर मौजूद रहेंगे। अभी तक यही जानकारी मिल पाई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाएगा रणनीति। 5 फरवरी को नदवा कॉलेज में होगी बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक। शरीयत पर हमला, पूजा स्थल कानून की अनदेखी पर भी होगी चर्चा। तो 5 फरवरी को नदवा कॉलेज में होगी बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक। तो वहीं शरीयत पर हमला, पूजा स्थल कानून की अनदेखी पर भी होगी चर्चा। तो ये बड़ी अपडेट, समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रणनीति बनाएगा। इस रणनीति के तहत कार्य किया जाएगा। 5 फरवरी को नदवा कॉलेज में बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक होगी। शरीयत पर हमला, पूजा स्थल कानून की अनदेखी पर भी चर्चा होगी। समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रणनीति बनाएगा। 5 फरवरी को नदवा कॉलेज में बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक होगी। क्या कुछ रणनीति इस दौरान बनाई जाती है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। शरीयत पर हमला, पूजा स्थल कानून की अनदेखी पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे इस बैठक के, जिस दौरान रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ आगे किस तरीके से सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाने हैं, इस पर भी चर्चा की जाएगी। जहां शरीयत पर हमला, पूजा स्थल कानून की अनदेखी पर भी चर्चा होगी। तो महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। समान नागरिक संहिता पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी रणनीति बनाएगा। किस पर क्या उनकी तरफ से कहा जाएगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी। मेरठ से अब खबर, जहां मकान में बनाया जा रहा था नामी कंपनियों का डुप्लीकेट प्रोटीन। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में भारी मात्रा में नामी कंपनियों का नकली प्रोटीन बरामद किया गया है। खाली डिब्बे और प्रोटीन बनाने का मटेरियल भी बरामद हुआ है। 3 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद में चल रहा था नकली प्रोटीन बनाने का काम। तो देखिए, बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली प्रोटीन बरामद हुआ है। खाली डिब्बे और प्रोटीन बनाने का मटेरियल बरामद किया गया है। इस्लामाबाद में नकली प्रोटीन बनाने का काम चल रहा था। 3 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी भी की है सूचना के आधार पर, और इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी। मकान में बनाया जा रहा था, आपको बता दें, नामी कंपनियों का डुप्लीकेट प्रोटीन। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने छापेमारी की। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नामी कंपनियों का नकली प्रोटीन भी बरामद हुआ है। खाली डिब्बे मिले हैं, प्रोटीन बनाने का मटेरियल भी बरामद किया गया है। इस्लामाबाद में चल रहा था, आपको बता दें, ये नकली प्रोटीन बनाने का काम, जहां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और नामी कंपनियों की आड़ में ये लोग नकली सामान, नकली प्रोटीन बना रहे थे और बड़ी तैयारी में थे कि इसे मार्केट में सप्लाई किया जाए। लेकिन उससे पहले ही छापेमारी हुई है और छापेमारी के दौरान पुलिस ने ये पाया है कि किस तरीके से नकली प्रोटीन बनाया जा रहा था।
प्रतापगढ़ से अब खबर, जहां प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर बड़ा हादसा। ओवरलोड ट्रेलर डिवाइडर पार कर दूसरे लेन में पलटा है। हाईवे पर गिट्टी फैलने से यातायात बाधित रहा। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। जहां देलहुपुर थाने के विश्वनाथगंज बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ओवरलोड ट्रेलर डिवाइडर पार कर दूसरे लेन में पलट गया। हाईवे पर गिट्टी फैलने से यातायात भी बाधित हो गया। बड़ा ये हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। तो देखिए कैसे ये हादसा हुआ है, कैसे ये पलटा हुआ है, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई, लेकिन गिट्टी फैलने की वजह से यातायात बाधित रहा काफी देर तक। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनु सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु, क्या जानकारी? देखिए ये बड़ा हादसा हुआ है, क्या इस हादसे से जुड़ी अपडेट? आपको बता दें जो कि प्रयागराज हाईवे यहाँ बहुत हुआ ओवरलोड ट्रक थे जो कि दूसरे की तरफ जा रहे थे। जहाँ बात की जाए तो ओवरलोड और बताया जा रहा है कि वह नशे में था ड्राइवर, जहाँ उसको नींद आने की वजह से हाईवे को पलट गया, जहाँ यातायात बाधित हो गया। वह ड्राइवर और खलासी को गंभीर चोटें भी आई। वह स्थानीय लोग पुलिस को सूचना दी, वहाँ पुलिस मौके पर पहुंचे और उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद वहाँ से बुलाया, ट्रेन को बुलाएगा और ट्रेलर को ट्रेलर जो थे उसको पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात जो बाधित था कई घंटे बाद उसको खाली करवाया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनु आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां रामचरितमानस विवाद पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार के कामों से ध्यान भटकाने के लिए विवाद उठाया गया है। वे वर्त के मुद्दे पर को उठाकर समाज का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ वाली बात है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। नारी का मतलब समुद्र है और मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये एकदम से ये कैसे ये मुद्दा देखिए आज से नहीं उठ रहा जी, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, लेकिन जो अभी उठाया गया, देखिए जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास। ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि पिछड़े दलित भाजपा के लिए सिर्फ वोट के पैमाने पर हिंदू हैं, या कहें चुनाव के समय में भाजपा के लिए पिछड़े दलित हिंदू हैं, पर उसके बाद अपना हक मांगने पर भाजपा के लिए पिछड़े दलित केवल शून्याकार बिंदु हैं, जिनको भाजपा सरकार गिनने तक को तैयार नहीं है। उनकी भलाई के बारे में वो क्या ही सोचेगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अपमानित होने वाले को अपमान का दर्द पता होता है। हमने किसी भी आराध्य धर्म ग्रंथ के खिलाफ बात नहीं कही। हमने रामचरितमानस के शूद्र समाज और महिलाओं को अपमानित करने वाले अंश पर आपत्ति जताई है। इस टिप्पणी को संशोधित या प्रतिबंधित किया जाए। यह कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है, पूरे शुद्ध समाज को अपमानित करने की बात करता है। क्या यही धर्म है?
यही मैं पूछना चाहता हूं। अगर ये सभी हिंदू हैं तो इनको सम्मान क्यों नहीं? अगर ये सभी हिंदू हैं तो इनका अपमान क्यों? अगर ये हिंदू हैं तो अधम नीच क्यों? प्रताड़ित किए जाने की बात क्यों? अपमान किए जाने की बात क्यों? और इस पर चिंतन करने, मनन करने, संशोधन करने या अपमानजनक टिप्पणी निकालने जाने की बात को नजरअंदाज करते हुए सबसे चिल्ली बघार रहे हैं। कोई धर्म की दुहाई दे के, कोई रामचरितमानस की दुहाई दे करके, कोई आराध्य देव की बात करके इस विषय से हटना चाहते हैं। संभल से अब खबर, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोगों में रोष है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले को जूतों और चप्पलों की माला पहनाई गई है। लोगों ने नारेबाजी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूंका है। तो रामचरितमानस को लेकर जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है और लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है। रामचरित मानस को जो अभद्र टिप्पणी कर देते हैं और संतों के लिए जल्लाद जैसा घिनौना शब्द कहना, ये कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी को हजम नहीं हो पा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसी गाली का इनाम देना, समाजवादी पार्टी ने मानो अपने हाथों से ही अपनी कब्र खो दी है। संत समाज, हिंदू समाज बड़ा कुपित है, बड़ा क्रोधित है और इनके इन टिप्पणियों की, संत समाज को जल्लाद जैसा शब्द कहने की, रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने की, हिंदू समाज में बिखराव पैदा करने के लिए इन्हें कभी माफ़ी नहीं दी जा सकती और अंततः स्वामी प्रसाद मौर्य को मजबूर होकर माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। संत समाज माफ़ करें ना करें ये उनका विषय है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, जहां अमूल दूध के दाम बढ़े हैं। अमूल ने दूध के दामों की बढ़ोतरी की है। 3 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। 27 रुपए का मिलेगा आधा लीटर दूध। तो अमूल दूध के दाम बढ़े हैं। अमूल कंपनी ने अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। जहां आपको बता दें 3 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि 27 रुपए का अब आधा लीटर दूध मार्केट में उपलब्ध होगा। तो अमूल दूध ने अपने दामों में बढ़ोतरी की है। 3 रुपए से दाम बढ़ा दिए गए हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए 3 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए गए हैं अमूल ने। 27 रुपए का अब ये मार्केट में उपलब्ध होगा। देखिए, अगर हम बात करें तो बजट पेश होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत राहत कहीं ना कहीं महंगाई से मिलेगी। इसी बीच अमूल ने अपने दूध के जो दाम हैं उसके रेट बढ़ा दिए और जो अमूल के जो दूध है उनके सभी वेरिएंट्स जो हैं उन पर ये जो पैसे दाम है वो बढ़ाए गए हैं। अगर हम अमूल फुल क्रीम की बात करें तो वो जो है वो 3 रुपये महंगा हो गया है। इसके साथ ही ये सारी जो कीमतें हैं वो नई कीमतें जो हैं वो आज ही से लागू होंगी। अमूल ताज़ा आधा लीटर दूध की बात करें तो 27 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा अगर हम 1 लीटर पैकेट के लिए करीब 54 रुपये चुकाने होंगे। तो निश्चित रूप से अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं अमूल दूध के, उनके दाम बढ़ गए हैं और जैसे ही कोई एक कंपनी अपने दूध के दाम बढ़ाती है तो निश्चित रूप से अलग अलग जो कंपनियां हैं वो भी अपने दूध के दाम में, पैकेट्स में जो इजाफा है वो करती है। तो जो जनता महंगाई से कहीं ना कहीं राहत चाह रही थी, तो निश्चित रूप से क्योंकि दूध ऐसी चीज है जो रोजमर्रा के जीवन में उपयोग होने वाली चीज है, तो कहीं ना कहीं महंगाई का एक जो जोरदार झटका है वो देशवासियों को लगा है। और जो अगर दूध महंगा होता है तो इससे तमाम चीजें जो बनती है वो महंगी हो जाएगी। चाहे मिठाइयों की बात करें, चाय की बात करें, पनीर की बात करें, तो इसका सीधा असर आम जनता पर, मध्यम वर्ग पर, गरीब लोगों पर कहीं ना कहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिल्कमेड प्रोडक्ट्स के भी दाम का पर असर पड़ेगा इस तरीके से। पीयूष, क्या प्रतिक्रिया मिली है लोगों की फिलहाल? देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो रेट बढ़ाए गए हैं वो कल रात को बढ़ाए गए हैं। तो धीरे धीरे आज जैसे ही लोगों को जानकारी मिल रही है, लोगों का सीधे तौर पे यही कहना है कि रोजमर्रा में, आम जीवन में दूध के साथ ही लोगों की शुरुआत होती है, चाय के साथ शुरुआत होती है। तो अगर अचानक से ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ जाएंगे, दूध का दाम बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ेगा। और इससे पहले अगर हम बात करें तो पिछले साल भी करीब 2 बार ऐसे ही दूध की कंपनियों में जो रेट्स हैं वो बढ़ाए थे, जिसके बाद
यही कयास लगाए जा रहे थे कि दूध के जो दाम है वो घटेंगे, लेकिन आज अमूल ने कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला किया है और अमूल के जो अलग अलग दूध के वेरिएंट पैकेट्स हैं, जो वेरिएंट्स हैं, उस पर कहीं ना कहीं जो रेट है वो बढ़ा दिया है। तो सीधा इसका झटका जो है आम जनजीवन को लगा है और जो बजट से के बाद आम जनजीवन सोच रहा था कि महंगाई से जो काबू है महंगाई पर वो होगी, तो निश्चित रूप से पहली जो मार है जनता को कहीं ना कहीं दूध के दाम बढ़ने से पड़ी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे